हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सीडीपी है। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को 15 क्वेश्चन जो है करवा चुकी हूँ इसका, और ये हमारा 2018 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। और ये सी टेट जिनका मतलब पेपर 2 था, वैसे तो ये 1 और 2 दोनों के लिए काम आएगा, लेकिन सी टेट 2 का पेपर मैंने लिया है दिसंबर का 2018 का, ठीक है। पूरे सटीक आंसर जो सी टेट ने जारी किए थे वो मैं बताऊँगी, क्योंकि बुक में बहुत सारे आंसर्स जो हैं आप लोगों को गलत देखने को मिलते हैं। तो इन आंसर के इस आंसर के थ्रू आप जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। सी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो इनको क्या करता है कि शब्द को चेंज करके, मतलब सेंटेंस को इस तरीके से बनाता है, क्वेश्चन को बस उसका तरीका बदल के, वही क्वेश्चन को तरीका बदल के जो है रख देता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको आंसर नहीं आता है पैडागॉजी में, तो आप कैसे जो है ऑप्शन में से चीज़ों को एलिमिनेट करके अपना सही आंसर निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा, बीच बीच में मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई कितना भी पढ़ ले कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही कारण है कि मैं जो है अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन ये मैंने लेना स्टार्ट किया है, और ये 1 दिसंबर से आपका प्रैक्टिस सेशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहले हम प्रीवियस ईयर्स करेंगे, ठीक है। साथ में मैं प्रैक्टिस सेट करवाई रही हूँ, जो कि बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि और कुछ करूँ। मैं डे बाई डे मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं सोचती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। बाकी आप भी सपोर्ट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको टाइम पर जो है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप टाइम पर अपना जो है वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं हम लोग। जो 16 क्वेश्चन है वो है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं, यहाँ पे लर्नर से बात है। अधिगमकर्ता मतलब जो लर्नर हैं, ठीक है। और उनके व्यक्तिगत क्षमता के मतलब उनके जो एबिलिटी है, इंडिविजुअल एबिलिटी है लर्नर की, उसके आधार पर जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए अगर एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो उस विधि को क्या कहेंगे। चयनित अनुदेशन। तो क्या ये आंसर सही होगा, चयनित अनुदेशन? पहले सुनिए, चयनित अनुदेशन कैसे होगा? अगर आप एक सेलेक्टिव मेथड का प्रयोग करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं एक मेथड, तो वो तो यहाँ पे सही होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों, मतलब इंडिविजुअल क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल लर्नर, उनकी एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। सबकी आप देखोगे तो बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, और सबकी एबिलिटी याद करने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। तो उनकी अगर हम व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को जो ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाना है हमें, तो हम किसी भी एक मेथड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सटीक शिक्षण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम एक मान लें कि बस हमें ये तरीके से पढ़ाना है, तो वो हमारा पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड हमारा वो जो पैडागॉजी में एकदम चाइल्ड को एकदम मेन रखा जाता है, वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत। त्रुटिहीन अनुदेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। विभेदी अनुदेशन बिल्कुल। डिफरेंट मतलब मेथड का यूज़ करके, मतलब अगर आपके क्लास में एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, बहुत सारे अलग अलग लर्नर हैं, तो उनको जो है अगर कठिनाइयों को हमें ध्यान में रखना है, तो हमें जो है अलग अलग मेथड का हमें ज्ञान होना चाहिए। मतलब विविध अनुदेशन का हम जो है इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो कौन सी विधि होगी? विभेदी अनुदेशन। तो हमारा ऑप्शन जो है 4th करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 क्या है?
प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। ठीक है, प्रतिपालन जो एक लर्निंग है, ये एक स्टेज है जो कि अधिगम के डैश चरण की प्रवृत्ति है, जो कि कौन से अधिगम से पहले आता है ये पूछा है। वो अभिप्रेरण है, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण। तो सबसे पहले आप तो स्टेजेस समझ लीजिए लर्निंग के। लर्निंग के 6 स्टेजेस होते हैं। 6 स्टेजेस वो कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज होता है उसको हम प्रारंभिक अर्जन कहते हैं, या प्रारंभिक हमारा लर्निंग, या जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल एक्विजिशन कहें। ठीक है, तो एक प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में हम मतलब सीखते हैं, प्रारंभिक अर्जन। ठीक है, दूसरा हमारा एक आ जाता है उन्नत अर्जन, ये सेकंड नंबर पर आता है उन्नत अर्जन। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार पूछ देता है ये। प्रवीणता, जैसे यहाँ पे आपको पहले का पूछा है प्रवीणता। एक होता है हमारा मेंटेनेंस, जो कि इसमें पूछा है प्रतिपालन, प्रतिपालन। और सामान्यीकरण, 5वां है सामान्यीकरण। ठीक है, और छठा जो है इसका हमारा क्या आ जाएगा, समस्या समाधान, मतलब अनुकूलन। या तो समस्या समाधान बोलो या तो अनुकूलन। ठीक है, तो ये हमारा 6 स्टेज है। सबसे पहले प्रारंभिक अर्जन आ जाता है, दूसरा उन्नत अर्जन, प्रवीणता, प्रतिपालन, और 5वां सामान्यीकरण और समस्या समाधान। और इसमें पूछा है प्रतिपालन अधिगम जो है एक स्टेज है जो कि अधिगम के डैश चरण से पहले है। तो किस चरण से पहले है ये, अगर हम देखें तो ये हमारा सामान्यीकरण से। कौन से, सामान्यीकरण। तो हमारा यहाँ पे कहाँ पर ऑप्शन में है, सामान्यीकरण, थर्ड। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान और भाव डैश होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित, एकीकृत, अन्योन्यकृत। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसकी बात बोली जा रही है यहाँ पे, जनजोग की। और अगर मैं आपको बता दूं तो जनजोग ने कहा था कि संवेग का जो है, जो संवेग है हमारा, उसका संवेग का जो है संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर हमारा संवेग का जो है संज्ञान पर कोई मतलब जो हमारा इमोशन है, हमारा इमोशन है वो हमारे कॉग्निशन, हमारे दिमाग पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसने कहा था, जनजोग ने। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है और ना ही संवेग संज्ञान पर प्रभाव छोड़ता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अंतर संबंधित तो होगा नहीं, एकीकृत भी नहीं हो सकता, अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है, बिल्कुल नहीं। तो इमोशन और हमारा दिमाग, मतलब हमारा जो भाव है और हमारा संज्ञान है, ये दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। पहले से सीखे हुए, जो बच्चे ने पहले से जो कुछ भी सीखा हुआ है उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को प्रदर्शन देकर मतलब वहाँ पे जो है उसको कुछ बोले तो कुछ वहाँ पे करने को कहकर सिखा रहा है। मतलब आगे खड़े हो जाए और वो कुछ करे। वह शिक्षण डैश की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का, अवलोकन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अवलोकन मतलब हमारा जो है ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने के नहीं, यहाँ पे बच्चा को करने के लिए बोल रहा है। संशोधन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रतिरूपण मतलब कि मॉडलिंग, हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडलिंग करना, यहाँ पे शिक्षक क्या है, बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। मतलब कुछ देकर वहाँ पे मॉडल रखेगा या तो बच्चे को खड़ा करके चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है प्रतिरूपण। अनुकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि शिक्षक कर रहा है और बच्चे देखकर उसका रिपीट कर रहे हैं, तो ये इमिटेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिरूपण आएगा, मतलब कि ये हमारा जो आंसर जो होगा वो मॉडलिंग करेक्ट होगा, थर्ड आंसर। ठीक है, ये आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन में क्या बोला है। 20 क्वेश्चन है, मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे, जो निर्णय लेते हैं बच्चे, मतलब जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनमें समस्या का समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों को
विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार क्या बताता है, क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जो डिसीजन मेकर वाले जो बच्चे होते हैं वे समस्या का विश्लेषण करते हैं और जितने भी विकल्प होते हैं उनकी सूची बनाते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, प्रत्येक पहलू पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वो समस्या को अलग अलग खंडों में बांट देते हैं और उसके हर एक पहलू को जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है, सतर्क या निवर्तमान या निरंकुश या चौकस। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए? तो मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निवर्तमान तो होगा नहीं कि आउट गोइंग, मतलब ऐसे ही वो बता रहा है। ऑटोक्रेटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो हर एक समस्या को जो है पूरे सभी समस्या को जो है सूची बना रहा है, उनके फ़ायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहा है, तो ये ऑटोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और दूसरा क्या है, चौकस। चौकस हम बोल सकते हैं? नहीं। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा सतर्क है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा कि वो जो है उस समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क है कि कोई गलती ना हो जाए। हर एक विकल्प की सूची बना लेता है, उनके फ़ायदे नुकसान को हर पहलू को समझता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो बच्चे की ये सतर्कता को दिखाता है, उसकी पंक्चुअलिटी को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 में क्या कह रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा क्या कर रहा है, वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर, एक तरह से बच्चा जो है क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। किस चीज़ पे? सौंदर्य बोध के आधार पर, अमूर्त के आधार पर, तार्किक या सृजनात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो अगर मेरे हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, एक मिनट, तो क्या होगा आंसर आपका, सौंदर्य बोध होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, बोल रहा है समस्या सुधारक बच्चा है, मतलब बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर है। विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है कि उसकी सच्चाई और संभावना का वो एक तरह से इवेल्युएट करता है। तो अमूर्त के आधार पे, तार्किक या सृजनात्मक। अमूर्त तो बच्चा अपने तरीके से सोच के उस चीज़ का हल निकालता है। यहाँ पे हम बोल देते हैं बच्चे की लॉजिकल, मतलब तार्किक विचार के आधार पर जो है वो कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि बच्चा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। यहाँ पे सच्चाई और मतलब जो उसके मन में तर्क आ रहे हैं उसके आधार पर वो कथनों की सच्चाई या संभावना का जो है मूल्यांकन करता है। कह सकते हैं कि वह समस्या पर तार्किक विचार करता है। समझ में आ रहा है? तार्किक विचार क्या होता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है आगमनात्मक क्या होता है, ये भी मैंने बताया है, और निगमनात्मक क्या होता है, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही तरीके हो सकते हैं तर्क के आधार पर। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा तार्किक। सृजनात्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बच्चा विविध तरीके से सोचता है, एक अलग तरीके से सोचता है, उसकी सोच में नवीनता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 22 जो है 22वां क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद ले। देखो यहाँ पे बच्चा जो कार्य उसको दिया गया है वो क्या कर रहा है, उसमें स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करे, उसे डैश कहा जाएगा। तो इस कार्य को हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, मतलब कि बच्चे के टाइप का कार्य है। निर्माणात्मक प्रकार का कार्य है, मतलब जो है दूसरे जो निर्माण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं प्रोड्यूसर, उसके प्रकार का कार्य है। समस्यात्मक मतलब प्रॉब्लम टाइप का कार्य है, या ड्रिल और अभ्यास मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कार्य को करते समय बच्चा खूब आनंद ले रहा है, मतलब बच्चे के प्रकार का कार्य है। यहाँ पे बोल देंगे कंज्यूमर, मतलब कि उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, उस बच्चे के प्रकार का कार्य मिला है, इसीलिए वो उस कार्य को करने में बहुत ही आनंद ले रहा है। निर्माणात्मक, जब दूसरा कार्य मतलब दूसरा आनंद ले, तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, कि समस्या समाधान प्रकार का कार्य है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई समस्या की बात नहीं की जा रही है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, बहुसंवेदी क्या है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में मतलब जो मेथड है, कौन सी मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है टीचिंग लर्निंग में जो
अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात की जा रही है। मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मल्टी सेंसरी मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। अधिगम संवर्धन हेतु कौन कौन सी सामग्री का? दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, मतलब जिसमें सभी हमारी इंद्रियां काम करें, संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या होगा? कर्ड कोटर होगा? नहीं। प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रिसेप्चुअल होगा? नहीं। अवलोकन है या गतिबोधक है? तो इसके अंदर आपका ये सटीक आंसर क्या होगा? तो मैं अगर बात करूं तो ये जो है गतिबोधक, काइनेस्टिक, मतलब क्योंकि इसमें जो है बच्चे की सभी इंद्रियां जो है कार्य कर रही हैं। बच्चा केवल देख नहीं रहा है और ऑब्जर्व नहीं कर रहा। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बच्चा की सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मतलब काइनेस्टिक, मतलब ये क्या होगा हमारा? गतिबोधक। ठीक है, आगे देखते हैं काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या कहा गया है वो समझिए। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास क्या है? शरीर के केंद्रीय भाग से कहने का अर्थ है क्या इसका होगा? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, या विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों, हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा इसका मेरे हिसाब से जो है वृद्धि तथा विकास जो है ये बतलाता है। वृद्धि और विकास जो है निकट से दूर की ओर की क्रम में जो है अनुसरण करता है। जो हमारा वृद्धि और विकास होता है वो निकट से दूर की ओर के क्रम में जो है जाता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों का जो है रचना व नियंत्रण होता है। जो केंद्र में जो अंग है उनके वो चीज़ों को हम नियंत्रण करना सीखते हैं। फिर केंद्र से जो दूर स्थित जो अंग है उनकी रचना पर हम नियंत्रण करना सीखते हैं। यही कारण है कि बालक जो है सबसे पहले जो देखा होगा आपने, हाथ वो पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। जो उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, इन मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। बाद में कहीं वो अंगुलियों के संचालन में निपुण उंगलियों पर जो है अपना बैठाता है। आप देखते हो तो बच्चा पहले ही वो बाय करना पहले सीख जाएगा, लेकिन उसको जो है पेंसिल पकड़ने में टाइम लगता है। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास क्या दर्शाता है? तो ये जो है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कहने का अर्थ है कि इसमें जो है बच्चा का सबसे पहले विकास जो है मध्य वाले भाग का होता है, फिर उसके बाद जो है उसके दूर वाले, मतलब केंद्र का पहले विकास होता है, फिर जो दूर स्थित अंग है उनका बाद में। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा कि अगर बच्चे का हाथ पैर है पहले उस पर कंट्रोल करना सीखता है, बाद में कहीं जाके जो है उंगलियां जो होती हैं उस पर कंट्रोल करना सीखता है। अगर ये एग्जाम्पल नहीं याद रहे तो आप याद रखिएगा कि पहले बच्चा जो है बाय करना सीखता है, उसके बाद कहीं जाके पेंसिल वो पेन पकड़ना शुरू करता है, मतलब छोटी चीज़ों पर बाद में। तो ये हम इसको बोलेंगे मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का जो है अनुसरण करता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है। 1 मिनट, 25वां क्वेश्चन जो है क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, मतलब जो उसका स्थान है स्कूल का ही दिनचर्या का पालन कराया जाता है। या दूसरा, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियाँ का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो बाकी बच्चों से जो है इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारा कौन सा आंसर सही होगा? याद रखना, प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का आता है, ना कि वहाँ पे जो स्कूल में जो स्कूल की दिनचर्या है उसके बाद प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का। तो हम इसको तो नहीं सही कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हम स्कूल के दिनचर्या का पालन करने बस नहीं जाते हैं, ना ही वहाँ पे सिर्फ गतिविधियों के लिए जाते हैं। मेन होता है कि बच्चों का समाजीकरण इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को वैल्यू दी जाती है। मतलब प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, स्कूल में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनके समाजीकरण में जो है एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ना कि शिक्षकों का वहाँ पे स्थान होता है, ना ही स्कूल की गतिविधियों को हम मेन मान सकते हैं, ना ही स्कूल की दिनचर्या का पालन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे 4th जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? 26 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, और अपने समूह के अन्य लोगों
जो अन्य लोग हैं उनकी अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का, या समूह की पहचान का। तो याद रखिएगा, आप अगर एक शिक्षक हैं, अब जाते हैं वहाँ पे, वहाँ का जो पोशाक होता है, जब आप शिक्षक के रूप में वहाँ पे जाते हैं और उस समूह के लोगों का जो है पालन करते हैं, वहाँ के पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन करते हैं। ये आज्ञाकारिता की बात नहीं होती कि आगे उस करना है, उन लोगों ने कहा इसलिए, ऐसा नहीं है। समूह निर्देशन अनुपालन का, तो ये भी नहीं हो सकता। समूह की अनुरूपता का, क्योंकि जैसा हमें वहाँ पे ड्रेस कोड दिया गया है, हमें जहाँ पे जाते हैं ऑफिस का ड्रेस होता है, घर का जैसे ड्रेस, वैसे ही स्कूल में जो भी है शिक्षकों के लिए बोला गया है फॉर्मल, तो फॉर्मल ही, मतलब वैसा ही हमें पहनना पड़ेगा। अगर कोई ड्रेस कोड होगा तो उसको भी हमें अपनाना पड़ेगा। तो ये समूह की अनुरूपता का पालन किया जाता है, ठीक है, समूह की पहचान के लिए नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है थर्ड हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 की अगर बात करें तो उसमें क्या बोला जा रहा है? किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। वस्तु अस्थायित्व बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कई बार मैंने तो आप लोगों को जीन पियाजे बहुत अच्छे से करा रखा है, अगर जिन्होंने किया होगा अच्छे से आता भी होगा। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में डैश चरण में, वस्तु अस्थायित्व का भाव कौन से चरण में आ जाता है? अगर आप लोगों को आता है तो इसका तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका जो है बहुत ही करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि ये जो है पहली अवस्था ही होती है जहाँ पे बच्चे जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण, जैसे ही 0 से 2 वर्ष का जो स्टेज है, जैसे 2 वर्ष के पास पहुँचते पहुँचते बच्चों में वस्तु अस्थायित्व जो है डेवलप हो जाता है। मतलब अगर बच्चे से खिलौना छिपा के कहीं पीछे रख दिया जाए तो बच्चा वो जाके पीछे देखकर ढूंढता है। तो इसका जो है हमारा क्या होगा? संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। मूर्त परिचालन तो हो ही नहीं सकता, औपचारिक परिचालन में भी नहीं होगा, और ये जो है पूर्व परिचालन मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, व्यक्तिगत शिक्षा की बात की जा रही है। इस योजना डैश के संदर्भ में बनाई गई थी। किस संदर्भ में बनाई गई थी? बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसके कार्यक्रम में, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम में, या विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो बनाई गई थी वो जो है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है ये बनाया गया था। तो इसका जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और हमारा जो 28 जो है करेक्ट होगा। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के लिए नहीं, ना तो ई लर्निंग के लिए, और ना ही कोई विशेष मतलब स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो है बाल केंद्रित को देखते हुए मतलब चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम के तहत जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 29 में डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने में जो है ऐसा बच्चे जो है करने लगते हैं? 18 से 24, 24 से 24 से 30 जो महीने के बच्चे होते हैं, 30 से 36, या 12 से 18। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 18 से 24, मतलब कि लगभग जब बच्चा 2 साल के पास पहुंचता है तो इसमें क्या है, बच्चा जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ये सभी बच्चे पर लागू नहीं होता। अगर सच कहूँ तो मेरा बेबी भी है, मैंने भी उसमें नोटिस किया है, वो वर्ड्स बोलने लगा था लेकिन सेंटेंस वर्ड्स को मिला के कनेक्ट करके सेंटेंस नहीं बोला है। इसका मेन रीज़न आजकल के बच्चों में आप लोग को पता ही है कि क्या है, कि आजकल जो है बच्चे फ़ोन में ज़्यादा फ़ोन देखने लगते हैं, या तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो ये हम सब पे लागू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बोला गया है डेवलपमेंट को लेकर, उसमें 18 से 24 की आयु में जो बच्चे होते हैं लगभग 2 साल तक पहुँचते वो बच्चे जो है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 30 क्वेश्चन में बोला गया है बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बता दूं तो आपको पता है कि स्टर्न ने दिया था, ठीक है। ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न, और इन्होंने जो है 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को जो है बताया था, आईक्यू के रूप में प्रयोग करते हुए सुझाव दिया था। तो ये 1916 में इन्होंने जो है 1912 में जो है मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि
बोल सकते हैं, ठीक है, के रूप में प्रयोग किया था। परंतु IQ का प्रयोग जो है उन्होंने किस में कब किया था? 1912 में जो है उन्हें बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था। 1 मिनट, 1912 में स्टर्न ने 1912 में किसका प्रयोग किया था? बुद्धि लब्धि के लिए, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था। और 1916 में जो है इन्होंने IQ का, इसी के लिए जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया था, IQ, किसने? स्टर्न ने, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि आज मतलब 15 क्वेश्चन मैंने ये पूरा लिया है, और हमारा जो CDP था 2018 का पेपर हमने कवर कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस जो है अच्छे से कीजिए। अगर कुछ भी कहीं पर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, सॉरी, कीप इट अप, तैयारी करते रहिए।